Hello students, today we are going to understand the Prim's algorithm and Kruskal's algorithm for finding the minimum cost spanning tree from the given graph. तो सबसे पहले देखते हैं कि Prim's algorithm कैसे काम करता है किसी भी ग्राफ से मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री क्या है। इट इज़ अ स्पानिंग ट्री जो कि मिनिमम कॉस्ट हमें निकाल के दे, ठीक है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट शो हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में से हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उसमें एक सोर्स वर्टेक्स आपको दिया जाएगा और एक डेस्टिनेशन वर्टेक्स दिया जाएगा, और तो उसमें आपको क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री यहाँ पर निकालना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम एजेस की वेट या कॉस्ट को कंपेयर करते जाएंगे और आगे आपका पाथ यहाँ पर डिक्लेयर होता जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम वर्टेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्टेक्स 1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टेक्स है वो है वर्टेक्स नंबर 6 एंड वर्टेक्स नंबर 2, ठीक है। 1 से 6 तक जाने के लिए हमारे पास एज है जिसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, यहाँ पे 10 दी हुई है, और वर्टेक्स 2 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 20 है। तो ऑब्वियसली 10 and 28 will be the parameter for the min function। यहाँ पर min फंक्शन काम करेगा, है ना। तो 10 और 28 min फंक्शन में एज आर्गुमेंट पास होंगे एल्गोरिथम के अंदर, और min फंक्शन इसमें से लीस्ट निकाल के देगा, मतलब मिनिमम यहाँ पर फाइंड आउट करके देगा, रिटर्न करेगा, दैट इज 10। तो यहाँ पर जो 1 से 2 तक की, 1 वर्टेक्स 2 तक की जो एज थी जिसका कॉस्ट 28 था, नाउ दिस पर्टिकुलर एज विल बी रिमूव फ्रॉम दी ग्राफ। तो अब हमारे पास क्या मिला पास, फ्रॉम 1 वर्टेक्स टू वर्टेक्स नंबर 6 विद द कॉस्ट 10, ठीक है। अब 6 से जो वर्टेक्स कनेक्टेड है वो है वर्टेक्स नंबर 5, ठीक है। एनी अदर वर्टेक्स जो भी है वो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे 7 से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, 2 से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ से केवल एक ही एज है हमारे पास जिसका कॉस्ट कितना है, 25 है। तो इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। दिस एज विल बी एज इट इज, ये पाथ फ्रॉम 6 वर्टेक्स टू 5 वर्टेक्स, इट विल बी एज इट इज कंसीडर्ड इन अ स्पानिंग ट्री। अब हम वर्टेक्स नंबर 5 पे पहुंचे। अब वर्टेक्स नंबर 5 से हमारे पास जो एज है वो है वर्टेक्स 7 तक जाने के लिए और वर्टेक्स 4 तक जाने के लिए। 5 से 7 तक जाते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट कितना आता है आपका, 24 आता है, और 5 से 4 तक जाते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट आता है 22। सो अगेन देयर विल बी कंपैरिजन बिटवीन 22 एंड 24। तो 22 एज अ मिनिमम यहाँ पर फाइंड आउट होगा, रिटर्न होगा फ्रॉम द मिन फंक्शन। नाउ द पाथ वी हैव फ्रॉम 5 वर्टेक्स नंबर 5 टू वर्टेक्स नंबर 4। 5 to 7 की जो एज है ये रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द स्पानिंग ट्री, ठीक है। देन अब वर्टेक्स नंबर 4 पे हम पहुंचे हैं। अब वर्टेक्स नंबर 4 से डायरेक्ट एज हमारे पास 7 वर्टेक्स के लिए है और 3 वर्टेक्स के लिए। तो अगेन कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन दी 2 पैरामीटर, दैट इज 18 एंड 12। 18 और 12 का यहाँ पर कंपैरिजन होगा तो मिनिमम क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 12 निकल के आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एज होगी वो 4 to 3 कंसीडर होगी, फ्रॉम वर्टेक्स 4 to 3 विद द कॉस्ट 12, और वर्टेक्स 4 से 7 की जो एज है वो रिमूव हो जाएगी बिकॉज 18 इज मैक्सिमम देन 12, इट इज ग्रेटर देन 12। तो इसलिए 4 to 7 की ये जो एज है ये कंसीडर नहीं होगी मिनिमम स्पानिंग ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्टेक्स नंबर 3 है। वर्टेक्स 3 से केवल एक ही वर्टेक्स यहाँ पर कनेक्टेड है, दैट इज वर्टेक्स नंबर 2, है ना। अब वर्टेक्स नंबर 2 के लिए यही एज कंसीडर होगी क्योंकि एक ही एज हमारे पास अवेलेबल है। अब वर्टेक्स 2 पे हम पहुंचे। वर्टेक्स 2 से हम वर्टेक्स 1 तक भी जा सकते हैं, वर्टेक्स 7 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन 14 और 28 का कंपैरिजन होगा, जिसमें से 14 जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा। तो जो एज है फ्रॉम वर्टेक्स 2 to 7 इट विल बी कंसीडर, ठीक है। और 1 से 2 की जो एज है जो हमने पहले ही इसको रिमूव कर दिया वो भी कंसीडर नहीं है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स 1, then 6, then 5, then 4, then 3, then 2, then 4। सभी कॉस्ट को ऐड करेंगे सो इट विल बी 99, विच इज
minimum, that showing the minimum cost spanning tree. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, एक नोट मैंने लिखा हुआ है, वी कैन नॉट फाइंड स्पानिंग ट्री फ्रॉम टू ग्राफ्स विच इज नॉट कनेक्टेड. मतलब दो ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है बट दे आर नॉट कनेक्टेड, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें से हम मिनिमम हमारा स्पानिंग ट्री या मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो ये फंडा रहता है that will be applied in the Prim's algorithm to find the minimum cost spanning tree. नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वो हमारे पास है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम. तो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम भी मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. यहाँ पर देखते हैं, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री यूजेस द ग्रिडी अप्रोच. मतलब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम भी ग्रिडी अप्रोच को ही फॉलो करता है एज इट इज, जैसा कि आपका प्रिम्स एल्गोरिथम में यूज होता है. दिस एल्गोरिथम ट्रीट्स अ ग्राफ एज अ फॉरेस्ट एंड एवरी नोड इट हैज एन इंडिविजुअल ट्री. A tree connects to another only and only if it has the least cost among all available options and does not violate the MST property. मतलब हर स्टेप पे यहाँ पर मिनिमम स्पानिंग ट्री की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंजर्व की जाएगी. ठीक है, कहीं भी वो वायलेट नहीं होगी. तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया हुआ है, इस ग्राफ को ही हम कन्वर्ट करेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री में. मतलब इस ग्राफ में से हम मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री एक्सपेक्ट करेंगे यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम. तो सबसे पहला जो स्टेप है कि जितने भी यहाँ पर लूप अवेलेबल हैं ग्राफ में और जितने भी पैरेलल एजेस अवेलेबल हैं उन सबको हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक लूप अवेलेबल है ऑन द वर्टेक्स P, तो उसको हमने रिमूव कर दिया. और यहाँ पर एक पैरेलल एज अवेलेबल है फ्रॉम A to B with the cost 6 and with the cost 9. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक पैरेलल एज है 9 कॉस्ट वाली वही रिमूव होगी, बिकॉज हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो जिस भी एज का कॉस्ट मिनिमम होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे. तो पहली स्टेप में जितनी भी पैरेलल एज है और जितनी भी लूप्स अवेलेबल हैं ग्राफ में उसको हम रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप, in case of parallel edges, keep one which has least cost associated and remove all others. जैसा कि मैंने आपको भी बताया. स्टेप 2 की हम बात करेंगे, अरेंज ऑल दी एजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट. मतलब जितनी भी एजेस यहाँ पर है ना, एजेस का मतलब जो दो वर्टेक्स को यहाँ पर कनेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, उन एजेस को उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. जैसा कि यहाँ पर BD की कॉस्ट 2 है, DT की कॉस्ट यहाँ पर 2 है, AC की कॉस्ट 3 है, CD की कॉस्ट यहाँ पर 3 है, CB की कॉस्ट यहाँ पर 4 है, BT की कॉस्ट यहाँ पर 5 है, AB की कॉस्ट 6 है, SA की कॉस्ट 7 है, SC की कॉस्ट 8 है. ठीक है, नाउ स्टेप 3, एट द एज विच हैज द लीस्ट वेटेज. हमें क्या करना है, अब जितनी भी एज ऐड होगी वो सारी वो वाली एज होंगी जिनकी कॉस्ट लीस्ट होगी, जिनका वेट यहाँ पर लीस्ट होगा. Now we start adding the edges to the graph beginning from one which has the least weight. जैसे कि मैंने आपको बताया, throughout we shall keep checking that the spanning property remain intact. मतलब जो spanning property है वो violate नहीं होना चाहिए. In the case by adding one edge, the spanning tree property does not hold, then we shall consider not to include the edge in the graph. मतलब कोई ऐसी एज जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं जिससे स्पानिंग ट्री की प्रॉपर्टी कंजर्व नहीं हो पा रही, वायलेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एज को इंक्लूड नहीं करेंगे ग्राफ में. नेक्स्ट, द लीस्ट कॉस्ट टू एंड द एज इन्वॉल्व आर BD एंड DT. तो BD और DT की जो एज है यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों का ही वेट यहाँ पर सिमिलर है. ठीक है, सेम है. ठीक है, एडिंग देम डज नॉट वायलेट द स्पानिंग ट्री प्रॉपर्टी. सो वी कंटिन्यू टू अवर नेक्स्ट सेक्शन. मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि BD और DT को अगर मैं अपने स्पानिंग ट्री में इंक्लूड करता हूँ तो इससे मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री की कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों एज को इंक्लूड करने पर कोई भी यहाँ पर सर्किट जनरेट नहीं हो रहा. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पानिंग ट्री में कोई भी सर्किट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर ये दो एज इंक्लूड करने के बाद कोई भी सर्किट वाली सिचुएशन
क्रिएट नहीं हुई है। नेक्स्ट कॉस्ट कितना है हमारे पास, जैसा कि हमने यहाँ पर सीक्वेंस जनरेट किया है, नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास है AC, जिसका कॉस्ट कितना है 3 है। AC एंड CD वी एड देम अगेन, AC और CD देखेंगे अपन, AC और CD यहाँ पर भी दोनों का कॉस्ट क्या है, सेम है। तो क्या यहाँ पर AC और CD को इंक्लूड करने के बाद कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है क्या, देख लीजिए MST की, AC और CD दोनों को हमने इंक्लूड किया है, तो इससे भी कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है, तो इनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर CB की 4 है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं CB को लेके चलूँ, ठीक है, CB की कनेक्टिविटी वाली एज को कंसीडर करूँ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सर्किट जनरेट हो रहा है जो कि एप्लीकेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द MST मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे CB की एज को कंसीडर नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट है वो क्या है, 5 एंड 6, यहाँ पर 5 और 6 किसकी कॉस्ट है, तो 5 जो कॉस्ट है वो है BT की और 6 जो है वो है कॉस्ट AB की। तो AB और BT को क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, अगर BT को हम इंक्लूड करते हैं तो अगेन यहाँ पर सर्किट हो जाएगा, क्योंकि DT और DB को हम इंक्लूड कर चुके हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में, और इन दोनों के एग्जिस्टेंस पहले से ही है। और यहाँ पर अगर हम BT को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर सर्किट जनरेट हो जाएगा जो कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के अकॉर्डिंग सही नहीं है ना, और ये आपके MST के रूल्स को ब्रेक करेगा। तो BT को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या AB को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इन 3 एजेस को इंक्लूड कर चुके हैं, और अगर इसको भी इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर अगेन ये सर्किट फाउंड हो जाएगा जो कि वायलेट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा आपके मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के रूल्स को, ठीक है। तो हमने इन दोनों ही एजेस को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया। नाउ वी लेफ्ट विथ ओनली वन नोड टू बी एडेड बिटवीन द टू लीफ कॉस्ट एजेस 7 एंड 8। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक ही नोड बचा है, सारे नोड हमने कवर अप कर लिए हैं विद द लीस्ट कॉस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एक नोड बचा है S नोड, जिस पर पहुंचने के लिए हमारे पास 2 एजेस अवेलेबल हैं, 7 और 8। तो दोनों में से मिनिमम ही चूज की जाएगी, तो मिनिमम यहाँ से आएगी फ्रॉम A to S, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री दैट शोज द मिनिमम कॉस्ट। तो इस तरह से क्रिस्पल एल्गोरिथम काम करता है फॉर फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो इन दोनों पे ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है RGBV के एग्जामिनेशन में। दोनों में से ऑब्वियसली दोनों में से एक ही एल्गोरिथम पूछा जाएगा आपको। इसमें आपको या तो हो सकता है कि कोई ग्राफ दे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, है ना, इसको आप प्रिम्स एल्गोरिथम से निकालिए या क्रिस्पल्स एल्गोरिथम से निकालिए। या हो सकता है आपसे ऐसा ही पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय क्रिस्पल्स एल्गोरिथम, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, या प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है, एक्सप्लेन करिए सुटेबल एग्जांपल। तो इस तरह से आपको इसमें फाइंड आउट करना है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रिस्पल्स एल्गोरिथम। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। बहुत इजी टॉपिक है और आप आसानी से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम में इसको करके, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।